अभी हाल ही में लद्दाख में एक आंदोलन हुआ और उस आंदोलन की जो मेन वजह थी वो वहाँ के जो मूल निवास के मुद्दे थे उनको उठाने की थी वजह। ऐसी सिमिलर इश्यूज बहुत जगह हो रहे हैं इस समय। चाहे आप बात करें आसाम की, आसाम में भी एक आंदोलन चल रहा है। फिर आप चाहे मणिपुर हिल, वहाँ का तो हम सबको पता ही है कि 2 ढाई सालों से मणिपुर जल रहा है। मुद्दा वहाँ भी जो मूल निवास है वहीं का है, वही मुद्दा है वहाँ पे। अरुणाचल प्रदेश की आप बात करो, वहाँ पे ट्राइब्स इसको लेके आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो 5th शेड्यूल हो चाहे 6th शेड्यूल हो। छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, वहाँ पे भी ट्राइबल जो लोग हैं या जो वहाँ के मूल निवासी हैं, वो अपनी अधिकारों को लेकर के मांगे कर रहे हैं। थोड़ी सी मांगों में फेरबदल हो सकता है डिपेंड ऑन जोग्राफिकली, लेकिन मुद्दा ये है कि जो मूल निवास है, ये जो वहाँ के मूल निवासी हैं, उनको एक बेसिक राइट्स मिले, उनकी एक प्रोटेक्शन हो उनके राइट्स की। तो ऐसा ही एक आंदोलन उत्तराखंड में दशकों से चल रहा है और अभी पिछले पिछले कुछ महीनों में अचानक से बहुत ज़्यादा तेजी आई है। सोशल मीडिया में अक्सर लोग इस बारे में बात करते हैं, इस कैंपेन की बात करते हैं। तो उत्तराखंड का जो आंदोलन है वो है 5th शेड्यूल इम्प्लीमेंटेशन, जो कि मूल निवास कानून को, एक मूल निवास अधिकार को प्रमोट करता है। तो आज मेरे साथ हैं अनूप बिष्ट जी, जो वैसे तो बाय प्रोफेशन आईटी प्रोफेशनल हैं, लेकिन क्योंकि उत्तराखंड से हैं तो यूके में भी रह चुके हैं, ये यूनाइटेड किंगडम में, उसके बाद ये दिल्ली में भी रहते थे, फिर इन्होंने सब छोड़ के अब ये देहरादून शिफ्ट हो गए हैं और बहुत एक्टिवली, जितना ये परमिट कर सकते हैं, बहुत एक्टिवली ये इस मुद्दे को ले जन जन तक पहुंचा रहे हैं। अनूप भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बिस्ट पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो मूल निवास आंदोलन है, ये है क्या और ये कैसे चकबंदी, जो एक और हम बात करते हैं उत्तराखंड में, और भू कानून, उससे कैसे विपरीत है या कैसे समान है? अम, संदीप भाई, धन्यवाद पॉडकास्ट में बात रखने के लिए। आभार करते हैं इसके लिए। मूल निवास, देखिए, एक बड़ी विडंबना है जब आप बात करते हैं कि लंबे समय से हम हक हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो लंबे समय से इस बात का झगड़ा है कि ये पहाड़ हमारे हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमें दिए हैं, और इन पहाड़, इस प्रकृति की सुरक्षा करने का दायित्व सबसे पहले उत्तराखंडी लोगों का ही होता है, जिनका ये पहाड़। हम्म। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे कश्मीर से लेकर सिलीगुड़ी तक, तो उसपे भी जितने भी मूल निवासी, क्योंकि ये पहाड़ में रहते हैं, और मैक्सिमम यहाँ आप देखेंगे ट्राइबल जनजातियां ही हैं सारी की सारी, और ये लोग अपने हक हकूक की ही बात करते हैं, जो भी है। अब इस बात को समझते हैं कि अ, जब ये बात करते हैं कि हमें संविधान के अंदर एक ऐसी संरचना है जिसको हम कहते हैं 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची। 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची का मतलब ये है कि पहाड़ पे पहाड़ियों का हक, चाहे वो संसाधन हम्म। बेसिस पे हो, चाहे नौकरी बेसिस पे हो, चाहे प्रकृति बेसिस पे हो। तो यहाँ के जितने भी लोग हैं वो असल में मूल निवासी हैं। और इसी प्रकार से भारत के अलग-अलग स्टेटों में भी लोग मूल निवासी हैं। पर मैं पहाड़ की बात ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि उसका अनुभव हमें थोड़ा ज़्यादा है, हमने कर गया। अब दूसरी बात आपने मुझसे पूछा कि ये चकबंदी या जो ग्राउंड पे मूल निवास का आंदोलन चल रहा है उत्तराखंड में, या भू कानून का, उससे अलग क्यों है? तो इस बात का बिल्कुल सिंपल सटीक आंसर ये है कि जब हम बात करते हैं कि सैद्धांतिक, अगर हम बोलते हैं कि हमें मूल निवासी बनाइए, तो मूल निवासी वर्ड हम प्रकृति के लोगों ने खुद दिया है, ऐसा वर्ड संविधान के अंदर नहीं है। हम्म। संविधान के अंदर अगर आपको कहा जाता है या तो आप ट्राइबल हैं या जनजाति हैं, या फिर आप 5वीं या 6ठी अनुसूची के लोग हैं, जो कि एक स्पेशल कैटेगरी में कहा जाता है। तो इसीलिए ये 5th शेड्यूल जो है, जो चल रही मांग है, जैसे कि मूल निवास की मांग है, वो 5th शेड्यूल से ही मिलेगा, या भू कानून की मांग है, वो 5th शेड्यूल के लोगों को ही मिलता है। या आप बात कर लीजिए भूमि लेने का, यानी कि आप चाहो तो आप फॉरेस्ट लैंड पे, प्रोटेक्टेड लैंड पे, या फिर आप विलेज फॉरेस्ट पे भी लैंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 10 से 20 बीघा, वो भी इसी 5वीं अनुसूची से मिलती है। तो ये थोड़ा इसलिए है क्योंकि रोजगार, संस्कृति, रिवर्स माइग्रेशन, परिसीमन, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि कंप्लीट एक पैकेज है, जो उत्तराखंड की धरती पे अगर जिस दिन लग जाएगा, तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड के लिए ये एक ये ग्रंथ साबित होगा। ये फर्क है इसमें। लेकिन आपको ऐसे क्या चैलेंजेस आते हैं? क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब तक यूथ इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, जो यंग जनरेशन है, इसकी इसकी बात रखी नहीं जाएगी। रीज़न ये है कि आजकल हर कोई बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव है। ज़रा ज़रा सी बात पे आजकल ट्रेंड चल जाती हैं, चीज़ें वायरल हो जाती हैं। तो आपको क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और उसको आप कैसे ओवरकम कर रहे हैं और अपनी आउटरीच कैसे बढ़ा रहे हैं आप? देखिए, उत्तराखंड को बने हुए 25 साल हो गया है, और इस 25 साल के अंदर लोगों के पास जो मुद्दे दिए हैं,
चाहे वो मूल निवासी का मुद्दा हो, भू कानून का मुद्दा हो या और भी बहुत प्रकार के ग्राउंड में छोटे-छोटे मुद्दे हैं। इसमें से मैक्सिमम मुद्दे जो हैं, वो पॉलिटिकल पार्टियों ने ही जनरेट करे हैं अपने लाभ के लिए। लेकिन किसी ने ये बात नहीं करी 80 से लेकर या आप 75 की आप 70 की बात करिए, किसी ने भी यह बात नहीं करी कि संविधान के अंदर जो 5वीं अनुसूची है, वो उत्तराखंड की धरती में पहले से लगा हुआ था। वही हमें हक-हकूक और पूर्ण रूप से जंगलों में अधिकार देता था। हम उसी को ही दोबारा लागू कराना चाहिए आज़ादी के बाद, पर ये किसी ने करा नहीं। तो इसीलिए जो हमें चैलेंजेस क्या आ रहा है कि जब हम किसी को बताते हैं तो अभी हमने क्या करा जो लीड तबका है यानी कि चाहे वो साहित्यकार हो, लेखक हो या बड़े-बड़े विद्वान हो जिन्होंने प्रशासनिक सेवा में काम किया है या प्रोफेशनल्स हो, उन लोगों को तो बात जैसे ही हम उनसे बात रखते हैं आधे घंटे में बात उनको समझ आ जाती है। अब हुँ, बात आता है कि पिछले साल हमने दिसंबर में जंतर मंतर के अंदर एक कॉल करी तो उसमें इस बात को समझते हुए बहुत बड़ी पूरा जंतर मंतर वहां भर गया। इसी बात को लेके हमने कहा कि अब हम दिल्ली देहरादून और हल्द्वानी के मैदान में भी बात रखना चाहिए ताकि देहरादून और हल्द्वानी के बाद हम पहाड़ों के अंदर जाएं। तो अभी हमने हल्द्वानी में बात रखी है, एक जनसभा बड़ी सक्सेसफुल जनसभा वहाँ हुई, हल्द्वानी के लोग वहाँ आए। अब अगला पड़ाव ये है कि हम पौड़ी और अल्मोड़ा के अंदर बात रखेंगे एक छोटी-सी जनसभा और बैठक के माध्यम से और हो सकता है कि देहरादून के मैदान में हम एक बहुत बड़ी जनसभा करें। तो चैलेंजेस इसमें यही है कि जो ग्राउंड के लोग हैं, अभी उन तक पहुँचने के लिए क्या हमें हमें कम से कम 5,000 कार्यकर्ताओं की एक बड़ी टीम चाहिए। क्योंकि अगर देखा जाए तो अराउंड 2 करोड़ के आस-पास उत्तराखंडी ऑल ओवर इंडिया में फैले हुए हैं और वर्ल्ड में भी हैं। लेकिन उन तक रीच करने का एक साधन तैयार करना पड़ेगा, वो तभी हो पाएगा जब हमारे पास बहुत सारे कार्यकर्ता होंगे। तो हार्डली अभी तो हमारे पास 1000-1200 के आस-पास कार्यकर्ता हैं, लेकिन जब तक 5,000 के आस-पास कार्यकर्ता जगह-जगह नहीं हो जाते, तब तक ये बातों को पहुँचाना थोड़ा-सा टफ होता है। दूसरी बात जब इस बार हमने जनसभा करी तो कई लोगों ने ये बात कहा कि आपके संगठन से 5-7 लोग इस बात को रखते हैं। तो फिर इसी दिसंबर को होने वाली है एक मीटिंग। उस मीटिंग के अंदर एक 6 घंटे की ट्रेनिंग दी जाएगी। एक बुक पूरी तैयार की जा रही है जिसके अंदर पूरे ऐतिहासिक संदर्भ के डॉक्यूमेंट लगाए जाएँगे कि हमारे पास 5वीं अनुसूची कैसे थी, हम ट्राइब कैसे थे, हमारे पहाड़ पे हमारा ही अधिकार क्यों था, हम ही इस पहाड़ के मूल निवासी कैसे हुए। ये पूरी पद्धति को फॉलो करते हुए हम एक डॉक्यूमेंट भी रिलीज़ करेंगे, ट्रेनिंग भी देंगे। तो आई होप इस दिसंबर के बाद 26 में सिर्फ एक ही मुद्दा उत्तराखंड के लिए होगा, वो है 5वीं अनुसूची को उत्तराखंड के पहाड़ पे लागू करो। ये बड़ी सिंपल सा है। ये बहुत अच्छा आपने प्लान बताया। तो इसमें ग्राम सभाओं का क्या रोल है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी समाज स्पेसिफिकली इंडियन अगर मैं कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो फ्रॉम ग्रास रूट तो ग्राम सभाओं का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें ग्राम सभाओं का कैसे रोल रहेगा और उनको क्या शक्ति मिलेगी या वो लोग कैसे इसको एम्पावर्ड कर पाएँगे? देखिए जब हम बात करते हैं जनजाति की यानी कि हम अगर हुँ, ट्राइब का स्टेटस लेते हैं तब हमें ये पता लगता है कि एक व्यक्तिगत विकास के लिए है जैसे कि इस टाइम पे जौनसार को ट्राइब मिला हुआ है या भोटिया समुदाय समुदाय को ट्राइब मिला हुआ है तो उसका मतलब है कि सरकारी नौकरियों पे और कॉलेजेस सरकारी कॉलेजेस के अंदर उनको रिजर्वेशन है या उनकी हुँ, जनसंख्या उस क्षेत्र में ज्यादा है तो वहां पे सीट रिजर्व हो सकती है एमएलए की। लेकिन जब आप गांव को मजबूत करने की बात करते हैं तो वो 5वीं अनुसूची है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 5वीं अनुसूची ही ग्राम मतलब आप ग्राम सभा की जो मुख्य आत्मा है वो 5वीं अनुसूची है। उसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। 5वीं अनुसूची के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो भूरिया कमेटी के द्वारा बनाई गई थी, वो है पेसा एक्ट 1996। ये हुँ, पेसा एक्ट आपको क्या अधिकार देता है कि जो गाँव है, जो ग्राम है, उसको ये पावर चली जाती है कि भूमि का अधिग्रहण अगर सरकार ने करना है, किसी कंपनी ने करना है, कुछ भी करना है, तो उसकी परमिशन सबसे पहले ग्राम सभा से ली जाएगी। और वही ग्राम सभा ये भी नियंत्रण करती है कि अगर उस ग्राम सभा के इलाके के अंदर कोई भी शराब की दुकान खुलेगी, उसका लाइसेंस देना है कि नहीं देना है, ये भी ग्राम सभा तय करेगी। दूसरा, उसी ग्राम सभा को जब मैं बात करता हूँ 5वीं अनुसूची की ग्राम सभा को, तो उस ग्राम सभा के अंदर एक पावर ये भी है कि वो सेंटर से और राज्य से दो मुखी फंड की जो है वो डिमांड करती है और वो उसको फंड आता भी है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो रोल है, जो मुझे अभी तक समझ आया है, वो ये है कि उत्तराखंड के लोग 90% से ज़्यादा भूमिहीन हैं। यानी कि उनके पास 4 नाली से कम ज़मीन है। अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझसे पूछा कि चकबंदी। चकबंदी तो हम तभी करेंगे जब भूमि होगी। अब भूमि ही नहीं है हमारे पास तो हम चकबंदी करने के लिए कहाँ जाएँगे? तो हुँ, आप इसको ऐसे समझिए जैसे हिमाचल का एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। हिमाचल की 43% भूमि पे 5वीं अनुसूची लागू है। तो वहाँ के जो
टीएसी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, वो क्या करती है कि जो भूमिहीन लोग हो चुके होते हैं, उनको पेसा एक्ट के माध्यम से, जो कि ग्राम सभा के माध्यम से, वो लोग एप्लीकेशन दायर करते हैं, और एप्लीकेशन दायर करने के बाद वही पांचवी अनुसूची के लोग एफआरए 2006 कानून के माध्यम से, या और भी एक कानून है जिसको कहते हैं कि आपकी फॉरेस्ट में जो भी नतोड़ लैंड है, उसको एलोकेट जनता को किया जाता है। तो उसके अंदर जो पांचवी अनुसूची के लोग हैं, वो 10 से 20 बीघा भूमि पर परिवार ले सकता है। ये कानून सिर्फ पांचवी अनुसूची के लिए। इसीलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि फिफ्थ शेड्यूल ग्राम सभा की आत्मा है। इस बात को हिमाचल से समझना चाहिए। तो भूमि लेने का हम ये नहीं कहते हैं कि इससे आपको भू कानून मिलेगा। भू कानून बहुत छोटी सी चीज है। इससे हम्म। आपको भूमि मिलेगी, 10 से 20 बीघा भूमि पर परिवार को, जो कि भूमिहीन हो चुके हैं, वो मिलेगी। अब लोग हमसे पूछते हैं कि सर भाई भूमि तो है ही नहीं, तो फिर इस डेमोग्राफी को भी समझ लेते हैं। डेमोग्राफी का आप उसको वैसे समझिए, हमारी जो संख्या है पहाड़ पे बहुत कम है, और आप इसको ऐसे समझिए कि 100% पहाड़ी क्षेत्र है। मैं प्लेन का हटा के बात कर रहा हूँ, क्योंकि जहां फॉरेस्ट है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो अगर 100% पहाड़ है, पहाड़ के अंदर 100% भूमि पे हम लोग लेस देन 12% भूमि पे रहते हैं, यानी कि हमारे शहर, हमारे गांव, हमारी खेती सारी लेस देन 12% है। तो बाकी तो 88% भूमि पे तो वन विभाग का कब्जा है। और ये तो पहले नहीं था, आजादी से पहले नहीं था, ये 1935 से नहीं था, ये 1874 से पहले भी नहीं था। तो जब ये भूमि हमारी है और हम इसके मालिक हैं, और वन विभाग ने इसके ऊपर कब्जा कर रखा है, तो यही भूमि लेने का आंदोलन पांचवी अनुसूची, और वो पेसा एक्ट के थ्रू होगा। और वो नतोड़ भूमि को देने का जो अधिकार होता है, वो पांचवी अनुसूची के लोगों को ही दिया जाता है। इसीलिए हमें पांचवी अनुसूची के आना बहुत जरूरी है। ये है इसका ग्राम आई मीन ग्राम सभा जो है, वो पेसा एक्ट के साथ ही मजबूत होते हैं। और इस पूरी दुनिया के अंदर, यानी कि मैं जब बात करता हूँ पूरे भारत के अंदर, सबसे मजबूत ग्राम सभा अगर किसी के पास है, तो वो पांचवी अनुसूची के क्षेत्र के लोगों के पास है, छठी अनुसूची के क्षेत्र के लोगों के पास है। ये है इसका पूरा। अच्छा, पांचवी छठी में फर्क क्या है? ये दो चीजें आती हैं, पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची। अब पांचवी छठी अनुसूची को सिर्फ आप इतना ही समझिए कि पांचवी अनुसूची आपको क्या देता है कि राज्य की सलाह मशवरा, राज्य के द्वारा उस पांचवी अनुसूची क्षेत्र का संचालन किया जाता है राज्यपाल के साथ मिलके। लेकिन जहां ठीक है। छठी अनुसूची की बात आती है, तो वहां पे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री का रोल ना इंपॉर्टेंट होके, वहां की जो ऑटोनोमस बॉडी है उसका रोल बहुत ज्यादा होता है। इवन छठी अनुसूची के अंदर आप टैक्स भी वसूल सकते हो। छठी अनुसूची के साथ आप ऐसा कोई कानून भी बना सकते हो जो अपने क्षेत्र पे लागू करेंगे। तो और लास्ट जो डिफरेंस इसमें आता है वो ये है कि पांचवी अनुसूची के लिए हम इसलिए अभी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी 50% से कम ही है, मतलब 50% ट्राइबल होना बहुत जरूरी है छठी अनुसूची के लिए। छठी, अच्छा इसीलिए अच्छा आपने अच्छा नोटिस अच्छा। करा होगा कि लद्दाख के अंदर पांचवी अनुसूची के लिए नहीं, क्योंकि उनकी हाँ, वो आबादी छठी। 90, हाँ 97% है, इसलिए वो छठी के लिए एलिजिबल है। तो इसलिए वो छठी की डिमांड कर रहा उत्तराखंड का जो असली मुद्दा है वो होता ये है कि लोग पहाड़ों में रहना नहीं चाहते फॉर हेल्थ इश्यूज, या भाई रोज़गार की समस्या वहाँ पे है ऑब्वियसली। लेकिन उससे होता क्या है कि लोग रोज़गार करने नीचे आते हैं प्लेन्स में, तो ना वहाँ पे हेल्थ सिस्टम है, ना वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है। तो ये अगर इम्प्लीमेंट होती है फिफ्थ शेड्यूल, तो कैसे इस चीज़ को, इस इशू को बूस्ट मिलेगा? देखिए आपको जो समझना, कि हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम अपना कंपैरिजन सिक्किम से कर सकते हैं, हम अपना कंपैरिजन अरुणाचल हम्म। प्रदेश से कर सकते हैं, हम अपना हम्म। कंपैरिजन हिमाचल से कर सकते हैं। तो आप इसको ऐसे समझिए कि पांचवें अनुसूची क्षेत्र के अंदर सबसे पहले क्या होता है कि वो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया हो जाता है। उसके अंदर कोई भी व्यक्ति अगर रोजगार करना चाहता है, वो नॉन उत्तराखंडी यानी कि नॉन गढ़वाली या नॉन कुमाऊनी है, तो उसको लाइसेंस लेना कंपलसरी होता है। पहला ठीक प्रावधान है। ये है। दूसरा, उसके अंदर जो आज की डेट में हमारी डेमोग्राफी चेंज हुई है, और डेमोग्राफी, उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज का मतलब यह है कि पूरे भारत के लिए खतरा। मैं इसको इसके बाद समझा देता हूं। अभी डेमोग्राफी का आप ऐसे समझिए कि अगर उत्तराखंड के पहाड़ों में संख्या ज्यादा होगी, तो ऑब्वियस सी बात है इसका प्रभाव पूरा का पूरा उस धरती पे, उस ग्लेशियर पे, उस पानी पे पड़ेगा। तो अगर उत्तराखंड के ग्लेशियरों को सुरक्षित रखना है, तो वहां की डेमोग्राफी कभी भी चेंज नहीं होनी चाहिए। और डेमोग्राफी चेंज का मतलब यह है कि ग्लेशियरों को पिघलना। दूसरी बात करते हैं कि देश की सुरक्षा है, और देश की सुरक्षा यानी कि जो चाइना का बॉर्डर है वो एग्जैक्टली उत्तराखंड का जो चाइना का बॉर्डर है वो उत्तराखंड से ज्यादा टच है।
अब आपको उत्तराखंड के उसके बॉर्डर अगर मिल रहे हैं और इस क्षेत्र के अंदर वो लोग घुस जाते हैं, हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग घुस जाएँ रहने के लिए, जो मुखबरी का काम करें, हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग घुस जाएँ जो हमारे भारत को नुकसान पहुँचाएँ। इसीलिए बॉर्डर के इलाके जो होते हैं, यहाँ पे मूल निवासी का वास होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यही सबसे क्योंकि ये भूमि इन्हीं की है, तो इसीलिए ये अपनी ज़िम्मेदारी सबसे पहले समझते हैं इस भूमि की रक्षा करने के लिए। तो रक्षा का दूसरा मैटर है, तीसरा और लास्ट इम्पोर्टेंट मैटर है जब हम बात करते हैं नदियों की या हम बात करते हैं कि पानी की, कि पानी जो शुद्ध पानी है वो कहाँ से आएगा? तो हम बात करते हैं मैक्सिमम नदियाँ जो लद्दाख की हैं, या मैक्सिमम नदियाँ जो हिमाचल की हैं या जम्मू कश्मीर की, ये नदियाँ पाकिस्तान चली जाती है। और इधर से नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे तो मोर देन 80% ट्रैवल वो ब्रह्मपुत्र जो है वो उधर ट्रैवल करती है चाइना में, वो देन फाइनली वो बांग्लादेश बंगाल की चली खाड़ी में जाती है, चली हाँ। जाती है। अब देश के 6-7 स्टेटों को डायरेक्ट पानी, इनडायरेक्ट तो और भी ज़्यादा है। डायरेक्ट पानी उत्तराखंड की गंगा, यमुना और रामगंगा, ये 3 जो मुख्य गंगा है, नदियाँ हैं, ये देश की 7 और 8 स्टेट के अंदर पानी पिलाती है। तो अब हम ये कहते हैं कि जब पानी का संरक्षण करना, यानी देश के कुएँ की सुरक्षा करना हो, देश की सीमाओं की सुरक्षा करना हो, या फिर हम बात करते हैं देश की ये हिमालय की ग्लेशियर की सुरक्षा करना हो, तो वो वहाँ के मूल निवासी कर सकते हैं और उन मूल निवासियों को 5वीं अनुसूची चाहिए। तो ये तो मैंने आपको एलिब्रेट करके बताया कि इससे देश के लिए खतरा कैसे है और देश के लोगों को क्यों इस लड़ाई में कूदना है कि उत्तराखंड के अंदर एक सुरक्षित और एक संरक्षण उत्तराखंड को दिया जाए, ताकि हमारी सीमाएँ, हमारा पानी और हमारी संस्कृति वहाँ पे बची रहे। दूसरी बात कर लेते हैं हम उत्तराखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। उत्तराखंड के लोग जब पहाड़ से पलायन करते हैं तो उनके पास शिक्षा का साधन नहीं है या उनके पास स्वास्थ्य सेवाएँ नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है वो बाहर जाएँगे। अब इसको 5वीं अनुसूची की 6 से समझते हैं। जिस इलाके के अंदर 5वीं अनुसूची लग जाती है, सबसे पहले वहाँ ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल लग जाती है। मोर देन 80% का जो फंड होता है, वो सेंटर से आने लग जाता है। वहाँ के जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो सारी मैक्सिमम ज़िम्मेदारी भारत सरकार की हो जाती है, क्योंकि इसका जो मुख्य सेनापति होता है, वो राज्यपाल होता है। तो हुँ, ये पूरा का पूरा जो मैंने आपको अभी बताया, ये तो है कि एक प्रशासनिक व्यवस्था। अब रोज़गार के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। अगर उत्तराखंड की धरती पे 5वीं अनुसूची जितनी जल्दी लग जाए, उसके बाद जितने भी लाइसेंस है, चाहे वो टीडी के अंदर बोट चलाने का हो, नैनीताल के अंदर बोट चलाने का हो, या कहीं पे रेस्टोरेंट खोलने का हो, या वन के अंदर कैंपेन करने का हो, या जड़ी-बूटी निकालने का हो, इसके सारे लाइसेंस जो होंगे वो स्थानीय लोगों को ग्राम सभा पेसा एक्ट के माध्यम से देगी। तो आप मुझे बताइए कि इतने सारे खनन के काम उत्तराखंड में हैं, लोगों करोड़ों छाप रहे हैं और उत्तराखंडी रोडों पे घूम रहे हैं। तो इसका मतलब जो प्रगति हिमाचल के 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्र की हो रही है, सिक्किम की हो रही है, मिज़ोरम की हो रही है, अरुणाचल प्रदेश की हो रही है, वो प्रगति उत्तराखंड की तो नहीं हो रही है ना, उत्तराखंड के नहीं हो लोगों रही। की यानी गढ़वाली कम्युनिटी के लोगों की नहीं हो रही है। तो इसीलिए जो मैं बात कहता हूँ कि 80 से पहले, 70 से पहले जो हमारे उत्तराखंड के लोग हैं, उन्हें ये इस पे बहुत स्टडी करना चाहिए था कि जब वो राज्य माँग रहे हैं, तो राज्य के साथ उनको कानून भी माँगना चाहिए था। जैसे सोनम वांगचुक सर ने क्या माँगा? राज्य माँग रहे हैं, लेकिन राज्य को वो छठी अनुसूची के साथ माँग रहे हैं, क्योंकि उनको उसी के द्वारा संचालित करना। हमें ने जो राज्य माँगा, उस राज्य के ऊपर 5वीं अनुसूची लेनी चाहिए थी। और जब हुँ, 5वीं अनुसूची के साथ अगर राज्य मिलता, तो आज की डेट में उत्तराखंड की ये डेमोग्राफी चेंज नहीं होती। पर चलो देर आए दुरुस्त आए, अब भी 5वीं अनुसूची लग जाएगी और जो आंदोलन हमारा 94 में भी चला, उसी को कंटिन्यू रखते हुए ये 5वीं अनुसूची को उत्तराखंड की धरती पे लगाते हुए पृथक पर्वत राज्य की मांग तब पूरी होगी जब 5वीं अनुसूची लागू हो जाएगी। स्वास्थ्य की सेवाएं जब आप बात करते हैं तो स्वास्थ्य का जितना भी खर्चा होता है वो मैक्सिमम सेंटर देती है, या हम बात करते हैं स्कूलों का, या फ्री सेवाएं होती है। आप देहरादून में आपने देखा होगा कि जौनसार के बच्चों के लिए छात्रा निवास बना रखा है, उसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट वो रहते हैं, या फिर वो दून लाइब्रेरी के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट में उनकी वो मेंबरशिप मिलती है। तो इतना सुविधाएं जब जौनसार के बच्चों को दिया जाता है, और यहीं पे आप रवाई की बात कर ले, जो रवाटा कम्युनिटी है, उनको ओबीसी हुँ, सेंटर वाला मिला है। यही दोनों कम्युनिटी के बच्चे मैक्सिमम देहरादून में रह के स्टडी करते हैं, नेशनल लेवल के स्टेट लेवल का पेपर को क्रॉस करते हैं। तो हुँ, कितनी फैसिलिटी है, यही अब मैं बात करता हूँ, यही यही तो गढ़वाली लोगों को चाहिए था, यही कुमाऊनी लोगों को भी चाहिए, क्योंकि ये चाहे रवई के लोग हो, रवाल्टा लोग हो, या जौनसारी लोग हो, भोटिया लोग हो, गढ़वाली, कुमाऊनी, ये 5-6 भाई हैं, तो सभी ट्राइब हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि 3 बेटे ट्राइब में है और 3 बेटे ट्राइब में नहीं है। तो ये तो भारत सरकार को सोचना चाहिए था। तो ये सारी ज़िम्मेदारी जब भारत सरकार राज्यपाल के माध्यम से, 5th शेड्यूल के माध्यम से, पेसा एक्ट के माध्यम से
अपने अंदर जब ले लेती है, तब ये स्वास्थ्य की प्रॉब्लम नहीं होती है, या सेवा या शिक्षा की प्रॉब्लम नहीं होती है, रोजगार की प्रॉब्लम नहीं होती है, भू कानून आपको लगा लगाया मिलता है। मूल निवास 1950 जब आप ट्राइब बनते हो तभी आपको मिल जाता है। तो ये सारा पैकेज के बारे में मैंने बड़ी संक्षिप्त में आपके सामने बात रखी संदीप भाई। नहीं, बढ़िया कहा आपने। तो इसमें सरकार का क्या रवैया है, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज का? हालांकि अभी जो कांग्रेस है वो भी काफ़ी आप लोगों को सपोर्ट कर रही है। मेरा क्वेश्चन कांग्रेस के लिए भी है कि जब आपकी सरकार थी तब आपने क्या किया, बट चलो, वो जैसे भी आपने कहा देर है दुरुस्त है। पर अभी जो तत्कालीन सरकार है उत्तराखंड में, उनका क्या रवैया है इसको लेकर के, कितने सीरियस हैं? अ, अभी हम ऐसा कहेंगे कि देखिए, मुख्यमंत्री जी तक ये मैसेज पहुंच चुका है कि ग्राउंड में एक पांचवें अनुसूची की मांग है, और भारत सरकार में भी ये बात जा चुकी है। और हम्म। क्योंकि एलआईयू हमारे संपर्क में है, उन्होंने क्लियरली हमसे कह दिया है कि ये सारी मांगे ऊपर जा चुकी है। LIU जब मतलब, सॉरी? एलआईयू एक एजेंसी होती है जो ग्राउंड के जितने भी मूवमेंट्स होते हैं उनकी अच्छा, पूरी वो ट्रैकिंग लोकल करती है। इंटेलिजेंस यूनिट। लोकल ओके 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 इंटेलिजेंस ओके ओके। यूनिट होता है। तो दूसरी बात जब हम ये करते हैं कि मुख्यमंत्री जी का अभी क्या है, तो अभी मांग पत्र उनको जाएगा। अभी हम जल्द से जल्द उनको मांग पत्र देंगे, और मांग पत्र के अंदर पूरा अपना ऐतिहासिक संदर्भ देंगे कि हम ट्राइब कैसे थे। तो उनको ये एलिब्रेट करना पड़ेगा कि भाई आप हम लोग पहले से ही ट्राइब थे, हमारे पास पहले से ही पांचवी अनुसूची थी, हम पहले से ही ट्राइब पद्धति जी थी, ये सारा व्याख्यान करके उनके सामने रखना पड़ेगा। तब वो सेंटर में स्टेट में विधानसभा के अंदर एक बिल आएगा जो विधानसभा के द्वारा पारित होगा। तो विधानसभा इसमें रिकमेंड करके और फिर सेंटर को ट्रैवल मिनिस्ट्री को ये भेजती है। तो ये तो हो गया उनका रंग। अभी ग्राउंड की बात कर लेते हैं कि अभी क्योंकि ये जन जागरण का अभियान चल रहा है, अभी मैंने देखा कुछ लोकल पार्टियां हैं जो इस मुद्दे को उठा रही हैं, पांचवी अनुसूची का, और बहुत सारे युवा भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। कांग्रेस के कुछ लोग हैं, इवन कांग्रेस के एक विधायक विक्रम सिंह नेगी जी ने तो विधानसभा के अंदर इसका बिल भी जमा करा रखा है, जिसपे अब चर्चा होनी बाकी है। तो अब कांग्रेस हो, बीजेपी हो, लोकल पार्टीज हो, सब में तो हम ही लोग हैं, हमारे ही उत्तराखंड के लोग हैं, गढ़वाल हम ही कुमाऊं हैं, के लोग हैं। एग्जैक्टली। इवन मैं देहरादून में, चाहे आरएसएस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे और भी संगठन हो, सबने समर्थन दिया है कि ये हमारा कानून है, ये हमारे पास था, ये हमें मिलना चाहिए। तो उस सब ने समर्थन दिया है। तो ये एक तरह से एक बहुत बड़ा व्यापक एक जन आंदोलन के रूप में आने वाला है, और बिल्कुल गांधीवादी विचारधारा पे चलेगा। बड़े ही सभ्य तरीके से हम लोग अपनी मांग मुख्यमंत्री, विपक्ष पार्टी, या फिर उसके बाद हम सेंटर तक पहुंचाएंगे। इसमें कोई किसी के साथ कोई बैर नहीं, हम किसी भी राजनीतिक पार्टी का अपने मंचों के द्वारा उनके खिलाफ नहीं बोलते हैं, किसी भी पार्टी के खिलाफ, किसी के पक्ष में भी नहीं बोलते हैं। तो इसीलिए ये आंदोलन में बहुत ज्यादा लोग जुड़ भी रहे हैं। और आप देखा होगा कि हम आजकल पिछले 2-3 महीने से डॉक्यूमेंटेशन में, रिसर्च में बहुत ज्यादा बिजी हैं, लेकिन फिर भी ये आंदोलन सोशल मीडिया में, ग्राउंड में चल ही रहा है अपना। मेरा अगला क्वेश्चन सोशल मीडिया को लेकर ही था, क्योंकि देखिए लाइफ अब डिजिटल है, या अब जो जो दुनिया है वो डिजिटली आगे बढ़ रही है। या ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि जो लाइफ है वो डिजिटल, ये अब डिजिटल ही लाइफ है। हाँ। तो आप इस डिजिटल मीडियम से कैसे इस चीज़ को और स्प्रेड कर रहे हो? क्या आप लोकल इन्फ्लुएंसर्स को इंगेज कर रहे हो, या आप लोग अपनी आउटरीच बढ़ा रहे हो नहीं, हम तो सोशल ऐसे मीडिया करते हैं, पे? हमने तो पहले ही कह रखा है कि जो एलिट तबका है, यानी कि जैसे आप हैं, एक पॉडकास्ट में आप बात रखवाते हैं, उसके द्वारा ये बात कई हजारों लोगों तक जाएगी। इसी प्रकार से जैसे कि हमने इंटरव्यू दिए हैं रमेश भट्ट जी के चैनल में, उन्होंने हमें खुद बोला, अनूप ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है, आप आइए इसको चैनल पे बात रखिए, सबको पता होना चाहिए। 12 मासा में राहुल कोटियाल ने मुझे कॉल किया कि अनूप भाई हम्म। आप आइए यहाँ बात रखिए, मैंने वहां पे भी बात रखी। इसी प्रकार से काफल में भी रखी, इसी प्रकार से घुघुती, हमारे उत्तराखंड के जितने भी मुख्य मुख्य चैनल है या बेस्ट पॉडकास्ट हो, सब में हमने बात रखी है। और इस बात के माध्यम से सब लोगों को पता चल रहा है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि देहरादून, दिल्ली या मुख्य शहरों के अंदर जितने भी मुख्य लोग हैं उनको मीटिंगों में बुलाते हैं और उनको सारा डेटा उनके साथ शेयर करते हैं। और सोशल मीडिया के माध्यम से हमारा खुद का एक है @UEM4UK करके, चाहे वो फेसबुक हो या ऑलमोस्ट गूगल पे सर्च करेंगे सारी जगह हमारा यूएम हम्म। फोर यूके का ही आईडी है जो चलता है। तो इससे भी हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। तो सोशल मीडिया में तो नो डाउट सब सपोर्ट कर रहे हैं। इवन मैं बहुत लोगों को जानता भी नहीं हूँ, वो कहते हैं कि अनु भाई ये हो गया, वो हो गया। और बहुत अच्छी बात होती है कि जब हमें सब लोग अब इस मुद्दे को अपना समझते हैं। वो क्यों इस मुद्दे को अपना समझते हैं? क्योंकि ये धरती हमारी है। यहाँ पे चाहे गोलजू देवता निवास करते हो, चाहे नागरजा देवता निवास करते हो, या बद्री विशाल करते हो, या केदारनाथ धाम हमारे, ये सब हमारे मंदिर है, हमारे तीर्थ हैं, हमारे देवी देवताएं हैं।
इसीलिए उनके उसमें अब संरक्षण में रह के हम इस बात को रखते हैं कि पहाड़ की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी, उस जंगल की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमने उठानी होती है। तो इसीलिए अब नया जो यूथ है, मैं बड़ा खुश होता हूँ, वो यूथ अब बिल्कुल पहाड़ से कनेक्ट हो गया है। और अब वो हुँ, बात करने लगा है, वो क्वेश्चन पूछने लगा है। आपने देखा हो कितने सारे छोटे-छोटे आंदोलन चल रहे हैं। ये बच्चे हाँ। उनको ये यूथ कितना एक्साइटेड होके कितनी खुशी हमें दिलाते हैं कि देखो जो ज़िम्मेदारी हमने उठानी चाहिए थी, देखो कितने अच्छी बात है कि ये लोग उठा रहे हैं। तो समर्थन तो बहुत मिल रहा है हमें सोशल मीडिया पे। नहीं, बिल्कुल सही कहा। मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ कि उत्तराखंड जितना सरल है या उत्तराखंडी जितने सरल हैं, उतनी रहस्यमय भी है उत्तराखंड। क्योंकि उत्तराखंड इतने हज़ारों साल पुराना जो इतिहास लेके बैठा हुआ है, तो वो बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस कॉम्प्लिकेशन को हम और कॉम्प्लिकेट ना करें, बल्कि उसको एक सरल तरीके से सॉल्व करें, उसके इश्यूज़ करें। ऑब्वियसली दुनिया आगे बढ़ रही है, हमको भी आगे बढ़ना है, लेकिन हमको ज्योग्राफिकली, डेमोग्राफिकली और जो जो उत्तराखंड का जो बेस है, उस बेस के साथ ही हमें उसको सही तरीके से सॉल्व करना है। एंड ऑफ द डे भई मैं चाहे आप हों, चाहे मैं हूँ, हमारा खून तो उत्तराखंडी है। तो कहीं भी हम रहेंगे उत्तराखंड दिल दिमाग से तो निकाल नहीं सकते, या अपनी पहचान से तो नहीं निकाल सकते। मैं कहीं भी बताऊँगा संदीप बिष्ट मेरा नाम है, तो हर कोई कहेगा उत्तराखंड से है। अब मैं चाहे मेरी 10 जनरेशन बाहर रह लें, लेकिन वो रहेंगी तो बिष्ट। तो बेसिकली हमको बस यही लगता है कि जो उत्तराखंड का जो आज थोड़ा-सा जो डगमगा गया, मैं ये नहीं बोलता कि इर्रिवर्सिबल है, हालाँकि कुछ लोग कहते हैं कि इट्स गॉन नाउ, बट मैं कहता हूँ कि नहीं, बेटर लेट देन नेवर। तो आज भी उत्तराखंड उस मुकाम पे है कि हम वहाँ से यू टर्न ले सकते हैं और उसको सही ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं। फुल ऑफ पोटेंशियल, चाहे आप टूरिज़्म की बात करो, चाहे आप रिलीजन की बात करो, चाहे आप एग्रीकल्चर की बात करो। आई थिंक उत्तराखंड हैज़ एवरीथिंग टू गिव। आपने बड़ी सही बात बोली कि देश की ज़्यादातर नदियाँ जो हैं वो नॉर्थ इंडिया की, अगर मैं स्पेसिफिक बात करूँ, तो वो इंडिया से पास ऑन होके पाकिस्तान या बंगाल या बेसिकली कंट्री छोड़ देती हैं। एक उत्तराखंड की जो नदियाँ हैं वो थ्रू आउट जो है वो पूरा जो गैंजेस प्लेन हम जिसको बोलते हैं एक ज्योग्राफिकल टर्म में, तो वो मतलब एक बड़े भूभाग को वो पानी सप्लाई करती है या पानी की मांग पूरी करती है। तो आई थिंक ये तो खैर सबसे क्रिटिकल चीज़ है कि उत्तराखंड को क्यों बचा के रखना है। अगर उत्तराखंड नहीं रहेगा, उत्तराखंड की ज्योग्राफी खराब हो गई, तो सारा इम्पैक्ट थ्रू आउट इंडिया पे पड़ने वाला है उसका। तो अनूप भाई, बहुत बढ़िया आपसे डिस्कशन हुई, और आई रियली वांट कि ये चीज़ और ज़्यादा सोशल मीडिया के माध्यम से उठे। लोग जो नॉट ओनली उत्तराखंड वाले, जो बाहर भी रह रहे हैं उत्तराखंडी और नॉन उत्तराखंडीज भी, वो भी इस बात को उठाएं। और क्योंकि एंड ऑफ द डे उत्तराखंड भी अपने देश का ही पार्ट है और बहुत ज़रूरी पार्ट, दिल है उत्तराखंड। तो आई रियली विश यू अ गुड लक कि आने वाले टाइम में आपका आंदोलन और अच्छे तरीके से अग्रसर हो, उसको और समर्थन मिले, और सरकार जल्दी से जल्दी इस बारे में गौर करे और कुछ एक उसका सॉल्यूशन निकाल के बेटरमेंट फॉर उत्तराखंड एक जल्दी कुछ एक्शन ले। तो अनूप भाई, कुछ एक दो लास्ट लाइन अगर आप कुछ बोलना चाहें। बस यही कहना चाहूँगा संदीप भाई, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने हमें मंच दिया बात रखने के लिए। यही एक माध्यम है जिसके माध्यम के द्वारा हर उत्तराखंडी तक बात पहुँचती है, और उत्तराखंड के लोगों के लिए ज़रूर मैं बात रखना चाहूँगा, क्योंकि उन लोगों को इस बात को समझना है कि एक जंगल है, उस जंगल के नीचे एक रास्ता है, उस रास्ते के ऊपर नीचे गाँव है। हम गाँव तक सीमित नहीं हैं, वो जंगल भी हमारे हैं। अगर हम्म। आपको वो आपके हक हैं, वो ज़िंदगी भर आपके थे। बेशक देश 1950 के बाद बना हो, 1947 के बाद बना हो, लेकिन उससे पहले तो हम रह रहे थे वहाँ पे। तो लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा, चाहे उसमें आग लगे, चाहे कोई पेड़ काट रहा हो, चाहे वहाँ पे खनन कर रहा हो, उसको बचाने की ज़िम्मेदारी आप लोगों की है। आप सरकार की तरफ मत देखिए कि कोई बचाने आएगा। ये पहला एक बिल्कुल स्पष्ट सिद्धांत है कि आपका धर्म, आपका धन, आपका मान-सम्मान और आपकी धरती की रक्षा आपने खुद करनी है। कोई स्पेशल इस दुनिया में आपकी रक्षा करने नहीं आएगा, ये दायित्व भी आपका बनता है। उत्तराखंड के अंदर जहाँ भी खनन होता है या जहाँ पे भी ल जंगलों से लकड़ी काटी जाती है, जब जब हमारे खेत से हम खुद एक पेड़ नहीं काट सकते हैं, क्योंकि हम प्रकृति के नियम से चल रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसी जंगल में जाके कोई ट्रक भर-भर के लकड़ियाँ लेके जा रहा हो? तो मेरा युवाओं के साथ ये है कि अगर कोई पेड़ काट रहे हैं और वो तो उसकी सूचना तुरंत सरकार को दें और साथ में उसको रोकें, और उसका सारी जगह उसका सोशल मीडिया के द्वारा प्रचार भी करें। और बाकी खनन की बात रही, मैंने श्रीनगर में खनन देखा है, और 2-200 ट्रक लाइन पे लगे रहते हैं श्रीनगर के उसको करने के लिए। लेकिन चलिए,
रेता और पत्थर ऊपर से ही आता है ना? और यही लोकल संसाधन है जो रोज़गार के माध्यम से आपको दिया जाएगा। लेकिन इसकी भी एक सीमा होती है, 4 इंच, 6 इंच आपको एक कितना करना लिमिट, हाँ, एक है लिमिट हाँ, होती है। अभी मैं उससे अगर आप कोटद्वार से पौड़ी जाएँ, तो गुमखाल क्रॉस करने के बाद सतपुली से पहले बीच में कोई एक जगह है, वहाँ पे चौड़ीकरण चल रहा है, इसको सड़क को चौड़ा कर रहे हैं वो लोग। हाँ, हाँ। तो वहाँ पेड़ काटे हुए थे और उन्होंने ज़मीन पे रखे हुए थे। तो मैंने ऐसे ही रुका, मैंने कहा यार आप पेड़ काट रहे हैं, तो कहते हैं कि, मैंने कहा यहाँ क्यों रखे हुए हैं? ट्रैफ़िक इसमें डिले हो रहा है। कहते नहीं, अभी हम ट्रक की वेट कर रहे हैं, डाल के ले जाएँगे। और जो मतलब अनऑफ़िशियली जो वहाँ पे जो मज़दूर थे उन्होंने बोला कि मालिक इन्हें बेच देंगे। तो हुँ, आप सोचिए कि मतलब हुँ, वो पेड़ मतलब वो पेड़ जिसके लिए जिस चिपको आंदोलन के लिए हमारी वीरांगनाओं ने वो पेड़ों पे बंध गई थी कि पेड़ नहीं काटने देंगे, आज उसका कैसे वो हो रहा है। आपने बड़ी सही बात बोली कि उसी में मैं ऐड करना चाहता हूँ कि हम यहाँ थे, हैं और रहेंगे। अगर रहना ही है तो भाई ढंग से रहेंगे, और इस प्रकृति के साथ ही रहना है, तो फिर उस प्रकृति और हमारा जो तालमेल है, उसको चाहे हम अगर इंग्लिश में बोलें कानूनी प्रक्रिया के तहत, या उसको अगर हम बोलें कि एक क्या कहते हैं ट्रेडिशन के तहत, पर रहना तो ढंग से ही पड़ेगा। तो हुँ, आई थिंक ये जो 5th शेड्यूल की जो माँग है, बहुत वाजिब माँग है, और मुझे बहुत बहुत इस पे एक उम्मीद है कि ये बेटरमेंट एक उत्तराखंड के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। आई थिंक इट्स अ हाई टाइम गवर्नमेंट नीड टू थिंक। और गवर्नमेंट के अलावा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो लोगों को सोचना है इस बारे में। आप जो सोचोगे गवर्नमेंट वो करेगी, अगर आप नहीं सोचोगे तो गवर्नमेंट वो नहीं करेगी। तो इसी के साथ अनूप भाई, विश यू वेरी वेरी गुड लक दिसंबर में आपका जो आंदोलन है, और उम्मीद है कि अगर मैं फिज़िकली आ पाया तो वेल एंड गुड, नहीं तो डिजिटली दिल से, दिमाग से, हर तरीके से हम सब आपके साथ हैं, और आपकी बात को जितनी आगे हो सकेगी हम पहुँचाएँगे। और ऐसे ही इसको आप आगे बढ़ाते रहिए। नमस्कार। तो दोस्तों, आप भी द बिश पॉडकास्ट से जुड़िए, और अगर आपके कुछ सुझाव हो 5th शेड्यूल को लेकर के, तो आप अनूप भाई से डायरेक्ट रीच कर सकते हैं। मैं अभी जो उन्होंने अपना जो सोशल मीडिया के हैंडल डिस्कस किया था, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप अपनी बात रख सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो अनूप भाई से आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।